बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जून बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने हुकूमती इत्तेहाद के अहम कामयाब उम्मीदवार के ख़िलाफ़ बड़ा फ़ैसला PTI उम्मीदवार की दरख्वास्त पर जारी कर दिया है। बड़ी खुशाइंद बात है कि लाहौर हाई कोर्ट के जो पहले से कायम इलेक्शन ट्राइब्यूनल हैं उनकी जानिब से ऐसे फ़ैसले किए जा रहे हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो एक ख़बर सामने आई है और वो जस्टिस शाहिद करीम साहब के फ़ैसले के हवाले से है कि शाहिद करीम साहब के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की जो बात सामने आई है, इसकी क्या हकीकत है और ये मामला किस तरफ जाएगा, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल के हवाले से मीडिया ने एक दावा किया था और स्पेशली जियो न्यूज़ की जानिब से ये ख़बर दी गई थी। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क़य्यूम सिद्दीकी हैं, जियो न्यूज़ के रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट के, उनकी जानिब से ये दावा किया गया था कि एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने इजलास किया है और उस इजलास में वज़ीर आला को अली अमीन गंडापुर को ख़त लिखा गया है और उसमें ये बताया गया है कि जो काज़ी फैज़ ईसा साहब हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन पर एतराज़ का ख़त लिखा है कि काबीना से इजाज़त ली जाए जो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ केस है। मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतराज़ नहीं करना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह मंसूर अली शाह साहब हैं। मंसूर अली शाह साहब ने जब फुल कोर्ट बेंच बनाने के हक़ में फ़ैसला दिया है तो इसका मतलब है कि बस बात ख़त्म हो जाती है। और फिर उसके बाद जो सीनियर सहाफ़ी भी ये बात समझते हैं और हम जो जजेस की बॉडी लैंग्वेज को समझते हैं, उसमें यही होता है कि उसमें फिर बाकी जो जजेस हैं वो इस सारे मामले को तो इसको खुल के अपने केस को ऐसे तगड़े तरीके से करें। और जहाँ आयशा मलिक साहबा, मुरीब अख्तर साहब, मंसूर अली शाह साहब, अत्तर मिनल्ला साहब, मंदो खेल साहब या अफरीदी साहब बैठे होंगे और वो फिर जिस तरह से रिमार्क्स देंगे तो ये सारा मामला खुलेगा। तो इसको खुलने दें और मेरे ख़्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतराज़ नहीं करना चाहिए। और हमने इसके ऊपर वीलॉग किया था आज दिन में कि एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो मुबैना दावा किया गया है, उस मुबैना दावा की तरदीद कर दी है ख़ुद एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल अतमान खेल ने मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस काज़ी फैज़ ईसा पर एतराज़ दायर करने की खबरों को मुस्तरद किया। एडवोकेट जनरल ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ बेंच में चीफ जस्टिस काज़ी फैज़ ईसा की शमूलियत पर एतराज़ से मुतल्लिक़ खबरों की तरदीद कर दी। अब याद रखें, जब सूबाई हुकूमत एतराज़ करेगी तो हुकूमत को फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे। PTI को बतौर जमात या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बतौर जमात करने में अगर करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मेरे ख़्याल में किसी सूरत भी इनको जो हुकूमत है, हुकूमत को इस मामले में नहीं आना चाहिए। एक बयान में एडवोकेट जनरल KB शाह फैसल अतमान खेल ने कहा कि सूबाई हुकूमत ने बेंच पर एतराज़ की कोई हदायत नहीं दी, उन्हें बतौर एडवोकेट जनरल तमाम जजेस पर एतमाद है। उन्होंने कहा कि AG ऑफिस से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ख़त लिखे जाने की खबरें मन घड़त हैं और ये भी बात उनकी जानिब से की गई, सीनियर साफ़ियों की जानिब से, कि जो जियो न्यूज़ की जानिब से ये ख़बर दी गई, बाकी मीडिया को भी उस पर उन्होंने हद के इज़्ज़त के दावे का भी कहा है कि या जियो न्यूज़ इस मामले पर माफ़ी मांगे। या चूँकि हमेशा ऐसा होता है, मतीउल्लाह जान भी ये बात कह रहे थे कि जब आपने एतराज़ करना होता है तो पहले इस तरह की खबरें जो हैं वो जारी करवा के प्रेशर भी डाला जाता है कि ताकि अगर आप कुछ चाहते हैं तो वो आप ना कर सकें। अब देखना, ये वो लोग हैं जो उनके ख़ास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस वक्त ख़ास लोगों में शुमार होते हैं, हुकूमती नूर नज़र हैं। तो अगर तो आप फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ आपने कार्रवाई करनी है तो फिर ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ करें जो ऐसी बातें मीडिया के ऊपर दावा करके फैलाते हैं। बहरहाल, दूसरी तरफ डॉन न्यूज़ की जानिब से इलेक्शन कमीशन के से उनके जो अपने ज़राए हैं, उन्होंने एक ख़बर सामने लेके आए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो उनकी जानिब से ये दावा किया गया है और वो है इंतखाबात के हवाले से, और वो इंतखाबात जो होने हैं जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के हवाले से 8 फरवरी के इंतखाबात से मुतल्लिक़ जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हैं उसके हवाले से जो ख़बर सामने आई है वो बड़ी अहम है। और वो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के सिंगल पैनल नाम मुस्तरद कर दिए हैं। और ये ज़राए की ख़बर है, ये मीडिया ज़राए की ख़बर है। जो डॉन न्यूज़पेपर ने बाकायदा एक स्टोरी की है वो भी मैं आपको बताता हूँ इलेक्शन कमीशन के हवाले से। मीडिया ज़राए के मुताबिक इलेक्शन ट्राइब्यूनल से मुतल्लिक़ लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रजू पर गौर किया गया है।
अब आप याद रखें ये सिंगल बेंच का फ़ैसला है, सिंगल बेंच के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील है। जब आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में कोई रिट फाइल करते हैं तो उसके बाद जो उसकी अगली रेमेडी है वो इंट्रा कोर्ट अपील है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। जब कोई केस नीचे से सिविल से, सेशन से या किसी और अदालत से हो के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या लाहौर हाई कोर्ट में या किसी हाई कोर्ट में सिंगल बेंच सुनता है, फिर उसके ख़िलाफ़ आप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो नीचे से अपनी जो मुख्तलिफ़ अदालतों से होता हुआ है। जो डायरेक्ट हाई कोर्ट में रिट फाइल होती है उसके बाद इंट्रा कोर्ट अपील उसकी रेमेडी है। वो कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और मीडिया ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। कानूनी टीम ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले और ट्राइब्यूनल्स के लिए इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर ब्रीफिंग दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन एक्ट के तहत खुद ट्राइब्यूनल्स के लिए एक जज के नाम का फैसला नहीं कर सकते। इलेक्शन एक्ट के तहत ट्राइब्यूनल्स का काम इलेक्शन कमीशन की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत से किया जाना था। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एक जज को नामजद किया। इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से 2 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के लिए जजेस के पैनल मांगे थे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 2 ट्राइब्यूनल्स के लिए सिर्फ 2 जजेस के नाम भिजवाए। इलेक्शन कमीशन की दोनों ट्राइब्यूनल्स नए ऑर्डीनेंस के तहत बनाने पर भी मुशावरत हुई है। पंजाब में इंतखाबी उज़रदारियों के लिए 4 में से 2 ट्राइब्यूनल्स पहले ही कायम हो चुके हैं और अब मज़ीद जो 2 हैं उनके हवाले से ये पेशरफ़ सामने आई है। और अब देखना ये है कि ये सारा मामला किस तरफ जाता है। अब डॉन न्यूज़पेपर ये दावा करता है कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डीनेंस पर के बाद लाहौर हाई कोर्ट का जो हुक्म है जस्टिस शाहिद करीम साहब का, इलेक्शन कमीशन कहता है वो बेमानी हो चुका है, उसकी अब अहमियत ख़त्म हो चुकी है लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की ऑर्डीनेंस आने के बाद। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक सीनियर अहदेदार ने कहा है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम करने वाले ऑर्डीनेंस अब एक कानून है, लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म बेमानी है और इसे जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जब बेमानी है तो फिर आपको ज़रूरत क्यों है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की? सुप्रीम कोर्ट में तो तभी आप चैलेंज कर रहे हैं कि वो आपके लिए रुकावट बना हुआ है। और जस्टिस शाहिद करीम साहब ने पहले ही बंदोबस्त कर दिया। उन्होंने कहा 1 हफ्ते में जारी करते हैं, ठीक है, नहीं तो अज्यूम क्यों हो जाएगा कि जारी हो चुका है। और रजिस्ट्रार को कहा कि आप अपना काम जारी रखें, आप चीफ जस्टिस को फाइलें भिजवाएं और वो केसेस इन 6 जजेस के सामने मुकर्रर करें। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तकर्री के लिए बाख्तियार बनाने के जो ऑर्डीनेंस के नफाज के चंद रोज़ बाद वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की भी मुलाकात हुई थी। और ये मुलाकात लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन को सूबा पंजाब के मज़ीद 6 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को नोटिफाई करने के हुक्म के बाद हुई। जस्टिस शाहिद करीम साहब ने ये हुक्म जारी किया था और 26 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला था। अब बाखबर ज़राए ने डॉन को बताया है कि मुलाकात के दौरान इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तकर्री से मुतल्लिक़ हालिया पेशरफ्त सामने आई और जहाँ मैंने आपको कहा जहाँ आज़म नज़ीर तारड़ साहब चले जाते हैं वहाँ मामला कहीं और होता है, किसी और तरीके से चलाना का फ़ैसला होता है। मुलाकात के दौरान इलेक्शन कमीशन के वजारत पार्लिमानी अमूर के पास ज़ेर इल्तवा कुछ मामलात और ECP को बजट मुख्तस करने पर भी बात हुई। ECP के एक सीनियर अहदेदार ने रब्ता करने पर कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम करने वाला ऑर्डीनेंस अब एक कानून है, लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म बेमानी है और उसे जल्द सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। उन्होंने कहा इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 140 के तहत उसकी असल शक्ल में मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुशावरत से सिर्फ मौजूदा जजों को ट्राइब्यूनल्स के तौर पर मुकर्रर किया जाना था, लेकिन अब ECP को आला अदालतों के हाजिर और रिटायर्ड जजों को भी चीफ जस्टिस से मुशावरत के बगैर तैनात का अख्तियार दे दिया गया है। आपने जो मौजूदा जजेज़ हैं या रिटायर्ड जजेज़ हैं, चीफ जस्टिस की मुशावरत के बगैर ही अख्तियार दे दिया गया है। डॉन कहता है कि एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि एक्ट के सेक्शन 151 के तहत ECP किसी भी मरहले पर अपनी तहरीक या किसी पार्टी की दरख्वास्त पर और रिकॉर्ड की जाने वाली वजूहात की बुनियाद पर इलेक्शन पिटीशन को एक इलेक्शन ट्राइब्यूनल से दूसरे इलेक्शन ट्राइब्यूनल में मुंतकिल कर सकता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या ECP को एक हाज़िर सर्विस जज पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल से अब रिटायर्ड जज को केस मुंतकिल करने के इख्तियारात हासिल हैं, यानी जैसे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के पास केस पहले ही चल रहा है, तो क्या इलेक्शन कमीशन को ऑर्डिनेंस में ये इख्तियार दिया गया कि वो उनसे केस वापस लेके किसी रिटायर्ड जज को दे दें? तो कहते हैं हाँ जी, उन्होंने इसका असबात में जवाब दिया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी मुहिम के अखराजात की तफसीलात जमा न कराने पर 40 सियासी जमातों के नुमाइंदों को भी तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा लिस्ट के मुताबिक सियासी जमातों को कानूनी तकाज़े पूरे ना करने पर नोटिस जारी किए गए हैं, इस जिनमें उन्हें 5 जून को इलेक्शन कमीशन में पेश होने का भी हुक्म दिया गया है। उसमें मुस्लिम लीग काफ है, ANP है, BNP है, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और बाकी जमातें हैं। और ये अब तफसील सामने आई है और अब देखना है कि ये मामला किस तरफ जाता है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जी हम इस मामले को किसी सूरत भी हम नहीं करेंगे जब तक कि हमें आइन और कानून के मुताबिक तमाम अख्तियारात ऑर्डीनेंस में मिल गए हैं। लेकिन जस्टिस शाहिद करीम साहब इसका पहले ही फ़ैसला कर चुके हैं और हमेशा फ़ैसला हाई कोर्ट का होगा। इलेक्शन पिटीशन नंबर है जी 51
बटा 2024 शौकत महमूद बसरा वर्सेस मोहम्मद इजाज़ुल हक। ज़ियाउल हक का बेटा जो इजाज़ुल हक है, जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद का ख़ास आदमी है, उनको जितवाया गया था और शौकत बसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को हराया गया था। उसमें अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा इलेक्शन ट्राइब्यूनल मुल्तान ने जारी किया है। लंडन काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 1 सीक्स एन एडजर्नमेंट टू फाइल पावर ऑफ अटर्नी एंड प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस बाय एलिजिंग दैट रिस्पोंडेंट नंबर 1 केम टू नो रिगार्डिंग पेंडेंसी ऑफ द इंसिडेंट पिटीशन लास्ट नाइट एंड फॉर दिस रीज़न ही रिमेन्ड अनेबल टू साइन पावर ऑफ अटर्नी। कि जी जो इजाज़ुल हक हैं उन्होंने कहा जी कि मुझे रात ही इसके केस के बारे में पता चला है, तो मुझे मेहरबानी करके टाइम दें। तो टाइम देंगे तो मैं इसको जल्द जो है वो अपना वकालतनामा जमा करवा दूँगा और मैं इसका जवाब भी जमा करवा दूँगा। In the interest of justice, an adjournment is granted to London Council for Respondent number 1 for filing of power of attorney subject to cost of 20,000। 20,000 रुपये का जुर्माना आयद करते हुए अदालत ने आखिरी मौका उनको दे दिया है। टू बी डिपॉजिटेड इन द डिस्पेंसरी ऑफ द हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान। लंडन लॉ ऑफिसर्स एंड लंडन काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 1 आर डायरेक्टेड टू फाइल टेक देयर प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। कि हर सूरत आप अगली तारीख पर अपने जो जवाब है और अपने जो ऑब्जेक्शंस हैं वो जमा करवाएं। और अदालत ने 21/6/2024 के लिए जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने 20,000 रुपये जुर्माना आयद करते हुए आखिरी मौका देते हुए 21 जून के लिए उसका रिटन रिप्लाई, अब वकालतनामा नहीं, उन्होंने कहा डायरेक्ट आप इसका जो ऑब्जेक्शन और जवाब है वो आप जमा करवाएं ताकि उसके बाद ये मामला आगे बढ़े। तो ये जस्टिस सरफराज डोगर साहब की जानिब से इजाज़ुल हक के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया गया है शौकत महमूद बसरा की दरख्वास्त पर। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।